गुड मॉर्निंग जी। 11 बजने को है, मैं हाजिर हूं पंजाब केसरी टीवी पर आपके लिए एक न्यूज कैप्सूल लेकर। दिन भर की बड़ी खबरें जिन पर आपके नजर रहनी चाहिए। काइंडली जल्दी से जल्दी जुड़िए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि हम लोग जो है इसको जो लोग हमसे जुड़े हैं वो आप हमारे माध्यम से देख सकें, जो आपसे जुड़े हैं आपके माध्यम से जुड़ सके। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर भी कर दीजिएगा। 11 बजने को है, न्यूज कैप्सूल लेकर मैं हाजिर हूं आपके समक्ष। आप पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं, मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त की जो बड़ी खबरें हैं, चौधरी पूर्णानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शहरीमान रजत शर्मा, अमित पठानिया, सरवीन पुरी, थैंक यू वेरी मच, तारकेश्वर शर्मा जी शुक्रिया, बन्नी सूर्य महाजन जी, संजीव मनकोटिया जी नमस्ते, पवन हिमाचली जी, बाबूराम शर्मा जी, रिकी राजपूत जी, राकेश कुमार जी, आशुतोष गोयल जी, डोगरा राकेश डोगरा जी, हेमलता शर्मा जी, पंकु गुलेरिया जी नमस्ते, सबका स्वागत है जी। और अपना ख्याल रखिए क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के साथ मिलकर ओमिक्रॉन हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल कुछ आंकड़े आए थे, उनको आपके साथ साझा करेंगे। मौतें बढ़ रही हैं, केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हिमाचल सरकार और उसका स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है किसी को कोई पता नहीं है और सब जगह हड़कंप मचा हुआ है। सिर्फ ले दे के एक ही बात सामने आती है कि बंदिशें बढ़ जाएंगी, बंदिशें बढ़ जाएंगी, लेकिन इसकी भी आज चर्चा करेंगे। पे कमीशन पर कर्मचारी संगठनों में फूट जगजाहिर हो गई है और अभी लगातार ये लोग जो है अब पहले कह रहे थे कि पे कमीशन अच्छा है, अब कहा जा रहा है कि उसमें विसंगतियां हैं। उस पूरी चर्चा को करेंगे और कैसे ये फूट पड़ी है संगठनों में इसकी भी बात करेंगे। बेरोजगारों पर सरकार का ध्यान नहीं होने से भी रोष है और बहुत से लोग जो है कोई अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कोई लोग जो है वो अपने जो उन्होंने एग्जाम दिया उसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सब लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। सबको ऐसा ही लगता है कर्मचारी अधिकारियों को कि जो करना है मुख्यमंत्री करना है, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है पहले उसकी चर्चा करेंगे। अब अगर आप दिल्ली गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इंडिया गेट पर लगातार एक अखंड ज्योति जलती है, अमर जवान ज्योति जलती है। हमारे वीर जवानों के शहादत के जो श्रद्धा स्वरूप उसको जलाया जाता है, वहां पे उनकी याद में उसको जलाया जाता है। आज से ये अमर जवान ज्योति शिफ्ट हो जाएगी ठीक 3:30 बजे दिल्ली के इंडिया गेट से और इसे वार मेमोरियल में जो है वो लगा दिया जाएगा। इसको लेकर जो है अब थोड़ी सी राजनीति भी हो रही है। इस देश में राजनीति नहीं हो तो ऐसा भी नहीं संभव है। तो ये जो अमर जवान ज्योति है उसे आज राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नेशनल वॉर मेमोरियल में जो है विलय कर दिया जाएगा। वहां जो एक ज्योति जल रही है समान स्वरूप उसमें विलय कर दिया जाएगा। यानी अब से आज 3:30 बजे के बाद से इंडिया गेट पे अमर जवान ज्योति नहीं जलेगी, जो पहले आप लगातार देख रहे होंगे। पिछले 50 साल से ये वहां जल रही है और जो है इसको आज 3:30 बजे ठीक वहां पे समाहित कर दिया जाएगा। ये भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 का, उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं और ये 50 साल से युद्ध चल रही है। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत के बाद इसको युद्ध स्मारक में शामिल किया गया था और जिन जिन लोगों ने अपने हमारे देश की रक्षा करते हुए जो है प्राणों की आहुति दी है, उनकी याद में ये जल रही थी। और इसको जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा युद्ध स्मारक में, जहां 25,942 सैनिकों के नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। लेकिन 1972 में अमर जवान ज्योति प्रज्वलित हुई थी इंडिया गेट के ऊपर। ब्रिटिश सरकार ने जो है 1914 और 21 के बीच जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की याद में जो है इसको वहां बनाया था और तब से ये अखंड रूप से जल रही थी। और 1971 की जंग में शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों की याद में 1972 में जो है ये अमर जवान ज्योति का इसको जो है नाम दे दिया गया था और इसको जो है प्रज्वलित किया गया था 1914 से 21 और 1971 और 72 के जो हमारे हीरो थे उनके लिए। लेकिन अब इसको शिफ्ट किया जाएगा वार मेमोरियल में। सरकार का अपना पक्ष है, उनका कहना है कि वार मेमोरियल में देश के लिए न्यौछावर होने वाले तमाम लोग जो है उनके। चलिए कनेक्शन जुड़ गया जी। तो इसको लेकर जो अब राजनीति भी शुरू हो गई है और अमर जवान ज्योति से जो अमर जवान ज्योति है उसको शिफ्ट करने को लेकर जो है राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने जो है इस पे आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा और कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझते। कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर से जलाएंगे। तो ये राहुल गांधी ने कहा है क्योंकि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पे जलती थी उसे अब जो है वार मेमोरियल में लिया जाएगा और वहां पे पूरे 25,942 दूसरे लोगों के नाम भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान जो है वो न्यौछावर की है। अब दूसरी बातों की बात करते हैं। केंद्र ने बच्चों के लिए नई गाइडलाइन जारी करी है कोविड की, वो जरूरी है आपके लिए, इसको आप सुन लीजिए। एक तो यह है कि 5 से 6 साल तक अगर आपके बच्चे हैं तो उनके लिए मास्क लगाना जो जरूरी नहीं है। आपको हो सकता है बच्चों के मास्क को लेकर जो पुलिस भी तंग करिए, तो 5 से 6 साल की उम्र का अगर आपका बच्चा है तो उसके लिए मास्क लगाना जरूरी है।
और 11 से 12 साल का है तो उसके लिए जो है माँ बाप की देखरेख में उसको मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। लेकिन अगर 12 से ऊपर का आपका बच्चा है, 12 से 18 साल के बीच में है, किशोर है, तो उसको वैसे ही पहनना जैसे वयस्क पहनते हैं। ये नई बात आई है। और ये भी कहा गया कि अगर बच्चों को अगर 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, चाहे किशोर हैं चाहे बच्चे हैं, अगर वो खुदा न खास्ता कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनको एंटीवायरल और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज हैं उनका इस्तेमाल उनके लिए नहीं किया जाए। ये डॉक्टर्स के लिए सलाह है कि एंटीवायरल मेडिसिन नहीं देनी है और मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है वो नहीं देनी है। तो मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडी है और इसको लेकर ताकीद की गई है। और ये भी कहा गया कि अगर उन्हें स्टीरॉयड भी दिया जाता है, बाई चांस अगर उनकी तबीयत कोई परेशानी में आती है, स्टीरॉयड भी दिया जाता है, तो उससे जो है क्लिनिकल इंप्रूवमेंट के आधार पर 10 से 14 दिन के भीतर जो है बिल्कुल कम करके उसको विड्रॉ कर देना है। ये नई गाइडलाइंस आई है। लेकिन मेन इसमें जो है, इसको आप जरा ठीक से समझिए कि 5 से 6 साल तक के बच्चों के लिए मास्क जो है जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस की टिकट के लिए जैसे कहते हैं ना कि 10 साल के बच्चे को बताते हैं कि ये तो 6 का ही है, वैसे ही करनी है आपने, क्योंकि ये आपके बच्चे की सुरक्षा का मामला है। 5 से 6 साल तक जो है थोड़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चा अपना मास्क नहीं संभाल सकता, वो बार बार अपने हाथ ऊपर लगाएगा, तो इसलिए उसका ख्याल आपको रखना है। बेहतर बात यही होगी कि 5 से 6 साल के बच्चों को जो है आप खुली भीड़ में, बड़े मेले में ना ले जाएं और उनको जो है सेफ एनवायरनमेंट उपलब्ध कराएं। क्यों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, केंद्र ने ऐसी गाइडलाइन क्यों जारी की है, इसकी एक वजह है। इसकी वजह यह है कि जो है बच्चों के ऊपर ही, ये आपको याद होगा जब दूसरी लहर खत्म हुई थी तो कहा गया जब तीसरी लहर आएगी तो बच्चों के ऊपर असर करेगी। तो इसलिए करेगी क्योंकि बच्चों को ही अभी वैक्सीनेशन का लाभ नहीं मिल पाया, किशोरों को मिल गया है, तो बच्चों के ऊपर आपने थोड़ा खास ख्याल रखना है। लेकिन मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। 5 से 6 साल तक का अगर आपका बच्चा है तो आप उसका वैसे ही ख्याल रखें, अपनी गोदी में उठा के रखते हैं नॉर्मली छोटे बच्चे को। और आप ऐसे बच्चे को जो है कहीं ऐसी जगह लेके भी ना जाए जहां संक्रमण का खतरा हो, क्योंकि पता लगे आपने तो मास्क लगाया लेकिन बच्चे को संक्रमण हो गया तो उसकी दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है। दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में इसलिए भी बढ़ने वाली है क्योंकि यहां ओमिक्रॉन और डेल्टा मिल गए हैं। ये कल इसकी पुष्टि आधिकारिक रूप से हुई है। जो होल जीनोम सीक्वेंसिंग WGS के लिए जो सैंपल भेजे थे 153 के आसपास, उनमें से 29 में ये म्यूटेशन पाया गया है कि डेल्टा भी मौजूद है और ओमिक्रॉन भी मौजूद है। विशुद्ध रूप से कल जो नए ओमिक्रॉन के जो पेशेंट आए थे वो 8 आए थे, अब मिलकर जो है हमारे यहाँ 15 होगी टोटल संख्या। लेकिन 22 लोगों में ये म्यूटेशन पाया गया जिसमें ओमिक्रॉन ने बूस्ट किया है डेल्टा को। तो डेल्टा और ओमिक्रॉन जब मिलेगा तो कहा जा रहा है कि डेल्मिक्रॉन बनेगा और उसको लेकर बहुत सी इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सी चर्चाएं अभी, और कहा जा रहा है कि वो घातक होगा। तो इस घातकता का जो सामना है हमको करना है सतर्कता से, क्योंकि हमारी सरकार को भी ये पता ही नहीं लग रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सरकार ने ये आंकड़े तो जारी किए हैं कि 10 दिन में 5 गुना केसेस बढ़ गए हैं। ये भी हमको दिख रहा है कि 5 दिन में जो है 30 मौतें हो गई हैं डेली। अब 6 का, पिछले 4 दिन से 6 का आंकड़ा जो मौत का है, कल तो 8 थी, 6, 7, 8 इस तरह से मौतें आ रही हैं। लेकिन करना क्या है, क्या नहीं करना है, ये नहीं बताया। हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ी है लेकिन उतनी कम है कि पूछिए नहीं उसको। पहले 35 थे, अब 250 है। 250 में से 100 से ऊपर लोग जो है वो आपके ऑक्सीजनेटेड बेड पे हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। बहुत से हॉस्पिटल खाली हैं लेकिन होम आइसोलेशन पे जोर है, होम आइसोलेशन पे जोर है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि होम आइसोलेशन में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख कर चुके हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो रही है और उनको सरकारी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। तो सरकारी सिस्टम पे भरोसा हो, ये काम सरकार को करना है और वो काम नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है अभी सरकार के स्तर पर, हमारे पास 10,000 बेड की कैपेसिटी है, ये कहा जाता है बार बार। लेकिन भाई उस कैपेसिटी को क्या करना, हमारे पास पहले 33 मीट्रिक ऑक्सीजन थी, अब मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, अब हमारे पास 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन है। अच्छी बात है, लेकिन उसका लाभ क्या है लोगों को? आप अगर 99% लोगों को आपने होम आइसोलेशन देना है तो उसका लाभ क्या है? लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए मुझे लगता है। अगर आपके पास सुविधाएं हैं ना तो लोगों को सुविधाएं दीजिए। अगर आपके पास 10,000 बेड हैं, अगर आपके पास जो है 3,000 ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, तो आप उन लोगों को जो है क्यों इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ेगी? आपको लगता है कि उम्र इसकी ज्यादा है, ये 60 साल से ऊपर वाला है, उसको रखिए ना आप हॉस्पिटल में, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देश में 5 लैब जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की इसलिए बंद हो गई है कि वहां फंड नहीं है। और हिमाचल प्रदेश में जो 5 लैब का आया था जिसमें कहा गया था 3 तुरंत प्रभाव से हम खोल देंगे, IGMC की चिट्ठी भी चली गई थी ओमिक्रॉन की जांच के लिए जो लैब लगानी थी उसके लिए, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और TMC टाटा मेडिकल कॉलेज की जो चिट्ठी चली गई थी, वो चिट्ठी कहाँ है? वो लैब्स अब तक क्यों स्थापित नहीं हुई? दूसरी लहर के पीक में हम पहुंच जाएंगे, 15 फरवरी के आसपास हम पीक पे होंगे। डेली हमारे पास 3,000 के आसपास केसेज आ रहे हैं। कल सैंपल कम थे इसलिए 2700 आए, कल 12,000 सैंपल थे। जिस दिन 15,000 हो जाएंगे 3,000 से ऊपर केसेस जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ
सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने का ही काम करते हैं, और ये बार बार सामने आ रहा है। आपने देखा हूच वाला देखा मामला आपने, जो जहरीली शराब वाला मामला था सुंदरनगर में, लोग मर गए। उसके बाद अब जो है हड़कंप मचा हुआ, अब धरपकड़ हो रही है जी। अब तो पिछले कल 10 वाहनों पे लाउड स्पीकर लगा के ये कहा गया कि अगर किसी ने गलती से पी ली है, उसकी तबीयत खराब है, तो हमको तुरंत बताएं। भैया पहले आपने क्यों नहीं देखा कि ये गलती क्यों हो रही है, लोग क्यों जो है अवैध शराब बिक रही है, गली गली पे नुक्कड़ नुक्कड़ पे आपने ठेके खोले हैं। इसके बावजूद अगर अवैध शराब जहरीली शराब बिक रही है तो ये किसकी लापरवाही है? सरकार की लापरवाही है। जिस जो है जिस चीज को ढाल बना के आपने ठेके खोले हैं जगह जगह कि हमें राजस्व आता है, वो तो लुट रहा है। वो तो अवैध शराब से, जहरीली शराब जो बिक रही है, अवैध शराब बिक रही है, तो उसमें आपके राजस्व का भी घाटा है और जानों का घाटा अलग हो रहा है, उनको मुआवजा अलग से देना पड़ रहा है। तो ये सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का कोई तुक नहीं है। इसलिए अभी सरकार को जो है थोड़ा सा संजीदा हो जाना चाहिए। जो लोग लगता है कि हल्के से भी उसमें सिम्टम्स हैं उनमें, उनको तुरंत आप हॉस्पिटलाइजेशन दीजिए, उनको जो है इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन में रखिए। होम आइसोलेशन में रहेंगे, 2-3 दिन उनकी तबीयत खराब होगी, 5 लोग और उनके चक्कर में जो पूरा परिवार जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। और ये पहली लहर से दूसरी लहर से ये ट्रेंड देखा गया कि होम आइसोलेशन में आप जो मर्जी कर लीजिए, वो घर घर है, हॉस्पिटल नहीं है, वहां आप वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो पाता। ऐसे बहुत से कम घर हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जहां टॉयलेट के 2 ब्लॉक हों। कुछ नहीं होगा, कमरा मान लिया अलग से है, मान लिया उसमें खाना भी घर वालों ने अलग से पहुंचा दिया और पूरे प्रोटोकॉल में पहुंचा दिया, लेकिन आदमी को टॉयलेट तो जाना है, वॉशरूम तो उसको जाना है। बाथरूम और टॉयलेट का ब्लॉक हमारे यहां मैक्सिमम घरों में 90 से 95% घरों में सिंगल ब्लॉक होता है। उसी में वो भी जाएंगे, उसमें घर वाले भी जाएंगे, वहीं से संक्रमण आएगा। और बातें सरकार कहती कि हमने सबको होम आइसोलेशन दे दिया, हम किट दे रहे हैं, उसमें च्यवनप्राश होगा, उसमें काढ़ा होगा। काढ़ा लोग घर में पीते हैं जी। च्यवनप्राश भी जब सरकार ने देती थी तब भी खाते थे लोग, और जब नहीं देगी सरकार तब भी खाएंगे। आपका काम काढ़ा पिलाना और च्यवनप्राश देने तक सीमित नहीं है। आप दे रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या उनकी डॉक्टरी जांच हो रही है? एक फोन करके पूछ लिया जाता है कि हाँ जी ठीक है, वो बंदा बोलेगा ठीक ही हूं, उसको क्या पता लगेगा कि उसकी तबीयत एकदम से खराब होगी। दूसरी लहर में भी यही हुआ था। तीसरी लहर को घातक ना बनाया जाए, इसके लिए लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म जो है उसको त्यागना होगा। और हमारे जो स्टाफ है और डॉक्टर्स हैं वो मेहनती हैं, लेकिन उनको कोई डायरेक्शन भी तो हो, उनको कोई डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन किन्होंने देनी है? जो बैठे हैं, ओहो आज तो शिमला में बड़ी ठंड है, खिड़की से देखेंगे बर्फ पड़ रही है, 1 हीटर और जला दो। जो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं वो जब जमीन के लिए नीतियां बनाएंगे तो कहीं ना कहीं खोट होगा ही, और वो खोट बाद में पूरा होता है। पहले दिन लगा देते हैं ब्लैंकेट बैन, 100 लोग आ सकते हैं, 300 लोग आ सकते हैं जी, लेकिन वो आके खाना कहाँ खाएंगे इसका पता ही नहीं है। 4-5 दिन बाद पता लगता कि हाँ यार उन्होंने तो खाना भी खाना था। अब एक नए सिरे से नोटिफिकेशन कर दो कि आप खाना खिला सकते हैं। मतलब है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। पता नहीं कैसे चला हुआ है मामला, ये कहते हुए हमें शर्म आती है। आप देखिए मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में कुछ गड़बड़ हुई, सिक्योरिटी के पर्सनल और एसपी साहब आपस में भिड़े, शाम तक डीजीपी साहब वहां पहुंच गए दौरा करने के लिए मौके का। 7 लोग मर गए, डीजीपी साहब का पता ही नहीं है कहां है, वो दौरा करने नहीं गए हैं। जिस जिला पुलिस कप्तान पे जिम्मेदारी थी कि ये महंगी जो जहरीली शराब जो है वो क्यों बिकी, वही जिला पुलिस कप्तान को आपने जांच कमेटी का मेंबर बना दिया। एक और जिला पुलिस कप्तान को जांच कमेटी का मेंबर बना दिया, ये भी नहीं देखा कि वो कोविड पॉजिटिव है। अब आप बताइए कि जो अफसर कोविड पॉजिटिव हो जांच कैसे करेगा? जाहिर है वर्चुअली करेगा, फोन पे जो है मूवमेंट की जानकारी लेगा। तो वर्चुअली सारी चीजें हो रही, तभी एक्चुअली कुछ और भी करा ना। जब निगरानी वर्चुअली ही हो रही थी तभी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक्चुअली तो भी करी थी। वर्चुअली आप करके हाँ सब ठीक है जी, वहां दुकानें सब ठीक है, वर्चुअली हो रही थी ना। ये वर्चुअली नहीं करनी है जी, ये एक्चुअली करनी होगी, तब जाके चीजें रुकेंगी, अपराध तब रुकेगा, जहरीली शराब तब रुकेगी, लोग मरने से तब रुकेंगे जब वर्चुअली के बजाय एक्चुअली ड्यूटी की जाएगी। लेकिन यहां गंभीरता नजर आती है। कोविड पॉजिटिव अफसर को एसआईटी में लगा दिया और दूसरा उस अफसर को लगा दिया जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। उसको तो ये पूछा जाना चाहिए, उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए था कि जनाब आपके रहते हुए यहाँ पे ऐसा काम हुआ कैसे, 7 लोग मर गए, लेकिन कोई कुछ नहीं पूछ रहा। जनता के लिए, पब्लिक कंजप्शन के लिए, जन भोग के लिए समिति बनाई जाती है, और जैसा फिर विपक्ष का भी तंज कसता है कि समिति तो वहां बनाई जाती है जहां कुछ करना ही नहीं हो। तो ये जो समितियों वाला मामला है ना जी,
इससे बाहर निकलिए और जमीन पे कुछ कीजिए, क्योंकि जमीन जो है अब पकड़ना जरूरी हो गई है। सरकार को भी मैं हमारी जो है ये दरख्वास्त है तो ये है। तो उधर जो है छठे वेतन आयोग को लेकर जो है परेशानियां जो है बढ़ रही हैं, लेकिन ये परेशानियां जो है अब इस तरह से है कि अब तमाम जो कर्मचारी संगठन है, 15 विभागों के 25 कर्मचारी संगठन जो है कल एकजुट हो गए और उनको लगता है कि बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं। अभी भी नए वेतनमान जो दिए गए, नया पे कमीशन जो दिया गया है, और उसमें खास तौर से जो मेन बात हो रही है कि जो फार्मूले दिए गए हैं उनमें उनको लगता है कि एक मुश्त जो है बिना रिकवरी के 15% बढ़नी चाहिए। सारी चीजें उनके हिसाब से होनी चाहिए, वो कहते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें उन्हीं के हिसाब से नहीं हो सकती कि फायदा ही फायदा हो, नुकसान भी होगा। तो ये सारी चीजें देखनी होगी, इसलिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पर फिलहाल 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2.25 का और 2.59 का गुणक दिया गया, लेकिन उनको जो है लग रहा है कि नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि 15% सीधे ही बढ़ जाए तो ज्यादा ठीक है, कौन गुणकों के चक्कर में पड़े। तो ये इस चीज को लेकर माथापच्ची चल रही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कर्मचारियों का हक है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन एक सवाल और भी है, एक सवाल और भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भूखे पेट हैं, जो रोजगार की जो है उम्मीद लगाए हुए हैं, उनका भी सोच लेना चाहिए सरकार को। पिछले 3 महीने से यही लफड़ा पड़ा हुआ है जी, ये गुणांक देंगे, वो गुणांक देंगे, ये गुणांक देंगे, वो गुणांक देंगे, जो दिया वो लोगों को पसंद नहीं है। तो 3 महीने से सारा अमला इसी में लगा हुआ है। लेकिन इस दौरान क्या हो गया, बीएड का और जेबीटी वाला मसला लटक गया, जेओआईटी वाले मसले लटक गए, 556 वाला मसला लटक गया। कृषि विश्वविद्यालय ने जो जेआईटी की परीक्षा ली थी वो मसला लटका हुआ है जी, उस पर किसी का ध्यान नहीं। जहां बच्चों को नौकरी चाहिए, जिन्होंने परीक्षा दी है, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, जेबीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है जी, वहां मसला लटका हुआ है। बहाने हैं जी, कोर्ट में मामला है, वहां मामला है, लेकिन मामले लटके हुए हैं। कंप्यूटर टीचर्स को लेकर कोई नीति नहीं है, कंप्यूटर प्रोफेशनल को कोई नीति नहीं है। जिन लोगों की नौकरी लगाई हुई है, भाषा अध्यापकों की, वो 200 लोग जो अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि 2 महीने हो गए, 29 को पोस्टिंग दे दी, हमको नहीं दी। ग्राम पंचायतों में जो पशु सहायक है वो उनकी ओर को ध्यान ही नहीं है। 507 लोग हैं, अरसे से अपना समय पूरा कर गए रेगुलराइजेशन का, लेकिन पता ही नहीं है। मतलब जो शोर मचाए उसकी ओर को सुना जाता है, जो नहीं मचाए वो पड़ा रहे। पुलिस के जवान हमारे भूखे जो है मेस में खाना नहीं खा रहे हैं और ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी ओर को ध्यान ही नहीं है। कमेटी बना दी, बस कमेटी बना दी। आउटसोर्स को लेकर कमेटी बना दी, एसएमसी टीचर्स को लेकर कमेटी बना दी थी। एनटीटी पे कोई पता ही नहीं है, कितनी बार कमेटी बन गई, कितनी बार बातें होगी, कितनी बार उसकी बैठक होगी, लेकिन कब होगा कब नहीं होगा पता लगे। इसी दौर में कुछ लोग ओवरेज हो गए। अगर आप टाइम गेन कर रहे हैं कि थोड़ा डिले कर दो, बाद में इलेक्शन आ जाएगा, हम वादा कर देंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से बाहर आना होगा, क्योंकि 5 साल से लोग यही देख रहे हैं, 5 साल से लोग यही देख रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो है आ रही है जी इसमें। तो ये जो है उधर इसमें जो है कर्मचारी आपस में लड़ भी गए हैं। कर्मचारियों के 2-3 गुट हैं, तो एक गुट ने जो है, जो सरकार का जेबी गुट है, ऐसे बोलते हैं जी इसको, क्योंकि कर्मचारियों के गुट इसी तरह से होते हैं, कुछ सरकार के जेबी गुट होते हैं, कुछ सरकार के विरोधी गुट होते हैं। तो जेबी गुट ने जो है वो कहा है कि ये लोग जो है किसी काम के नहीं है, इनका कोई आधार नहीं है। अब इस नई लड़ाई शुरू हो जाएगी। शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री हैं डॉक्टर महाराज पंडित, उन्होंने संयुक्त मोर्चा जो बना है कल 15 विभागों का, जो उस पर कटाक्ष किया और कहा कि ये राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है। तो ये जो है ये भी जो है नई शुरुआत हो जाएगी वहां पे। बजाय इसके कि तमाम कर्मचारी एकजुट होकर अपनी उनकी जो समस्या है उसको उठाएं और स्पष्टता से उठाएं, और स्पष्टता के साथ जो है बिना कोई समय गंवाए हल हो। इस तरह के मामले जब होंगे तो ना उनका हल निकलेगा और बाकियों का भी खेत जो है वो खराब हो जाएगा। हल कहीं नहीं चलेगा, हल बार ही रखा जाएगा, फिर हल नहीं होगा, और फिर जो हल निकलता है वो सरकार को जो है पसंद नहीं आएगा। तो ये मामले हैं जी इस तरह से। तो ये अलग अलग चीजें थी, इनको लेकर हम लोगों ने आपका ध्यान दिलाना था। ओवरऑल देश की अगर बात करें तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, 3,44,000 केसेस है। पिछले कल जो 24 घंटे खत्म हुए थे, पिछले कल इस वक्त हमने आपको बताया था कि 3,15,000 केसेस जो है विदिन 24 आवर है। आज जो है पिछले कल को मिलाकर के बाद जो है बीते 24 घंटे में 3,44,000 नए केसेस हैं, और मौतों का आंकड़ा देखिए 698, 198 ज्यादा हो गया है, ज्यादा बल्कि 200 से ऊपर हो गया, 484 था कल, आज 698, 200 से ऊपर ज्यादा मौतें जो है बढ़ गई हैं, और एक्टिव केस जो है 20 लाख के पार चले गए हैं। तो ये रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और 310 मौतें 17 जनवरी को हुई थी, और कल जो है 24 घंटे के भीतर जो है
698 मौतें हुई हैं। तो आप देखिए ये 2 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश में अभी पिछले 5 दिन में 30 मौतें हो गई है और वहां डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों मौजूद हैं और सक्रियता से मौजूद हैं। म्यूटेशन जो है, जो 123 सैंपल भेजे थे जिनमें से ओमिक्रॉन के लिए 29 को जांचा गया, उनमें से 29 में जो म्यूटेशन मिली है डेल्टा की भी। तो ये अपने आप में गंभीर है, इसलिए थोड़ा सा जो है आप ध्यान रखें। और जीओआईटी वाले मामले में अभी कोई साहिल जी कोई नया मामला नहीं है, वो 1867 के लिए है, आपकी चल रही है। अभी जो टंकण परीक्षा है वो होनी है, मेरे ख्याल 2 तारीख से शुरू होनी है, उसमें आप हिस्सा लीजिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय फिलहाल ये है कि पुलिस वालों की ओर को सरकार का ध्यान नहीं है, जेबीटी के मामले पे सरकार का ध्यान नहीं है। बस एक डाल दीजिए रिव्यू पिटीशन, देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन कहीं किसी के रिजल्ट फंसे हुए हैं, कहीं किसी की जो नियुक्तियां फंसी हुई हैं, कहीं किसी की जो है सब कुछ होने के बाद जो रेगुलर नहीं हो रहा है, ये सारी कौन चीजें करेगा? ये कौन करेगा? सरकार को ही करना होगा, अफसर नहीं करते। अफसर काम थोड़ा करते, अफसर कहते कि जो दिन बीत गया वो अच्छी बात है। शाम को 5 बज गए, गाड़ी निकालो, चलो जी घर। सुबह 10 बजे से पहले घर से निकलते, 11 बजे आएंगे सीट पे और 4 बजे निकल जाएंगे। तो अफसर तो 2 घंटे पहले ही उनका काम कम होता है, 2 घंटे पहले ही ड्यूटी कम देते हैं और बीच के 2 घंटे में भी लाल बत्ती लगी रहती है। तो बहुत शुक्रिया जी आपका।